Good morning students. Today in this lecture we are going to do the quick revision of the chapter solution. What we have studied in this chapter. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे किसका? सॉल्यूशन चैप्टर का. ठीक है, इस चैप्टर में as far as the solution is concerned, a solution is a homogeneous mixture of two or more components. सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स थे. कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? एक था सोल्यूट और दूसरा था सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within certain limits. तो एक है सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या है? The component which is present in smaller amount. ठीक है, ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज सॉल्यूट. एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस. ठीक है, तो सॉल्यूट जब वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट जब वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास methods of expressing concentration. Methods of expressing concentration. तो methods of expressing concentration हमने कौन कौन से मेथड जो थे वो स्टडी किए. फर्स्ट वन था वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज. मास परसेंटेज किसके इक्वल था? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. तो वॉल्यूम परसेंटेज की अगर बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आ जाएगा? प्रीवियस केस में क्या था? मास था. यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करेंगे? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन volume of solute into volume of solute upon volume of solution into 100 आ जाए. ठीक है, देन ये दूसरा आ गया आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज. इसके बाद आता है मोलैरिटी. थर्ड वन जो है दैट इज मोलैरिटी. तो मोलैरिटी किसके इक्वल थी? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट number of moles of solute present per liter of solution divided by volume of solution in liters. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड हमने स्टडी किया दैट वाज नॉर्मेलिटी. अब नॉर्मेलिटी किसके इक्वल थी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liters. Volume of solution in liters. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मोलैरिटी होगी, नॉर्मेलिटी होगी. मोलैरिटी में और इक्वेशंस भी बन जाती हैं जैसे M1V1 इज इक्वल टू M2V2. नॉर्मेलिटी में बन जाती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2. ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये आपको आना चाहिए. जो है एक क्विक स्कैन के फॉर्म में आप इसको जो है लिख सकते हो. ठीक है, सो
इसके बाद जो हमने स्टडी किया दैट वाज मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी वाज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल m, एंड मोलैलिटी किसके इक्वल थी, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इन केजी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, मोलैलिटी होगी। इसके बाद हमने स्टडी किया मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन वाज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। सो मोल फ्रैक्शन जैसे कंपोनेंट ए की अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या स्टडी किया कि एक्स ए है, कि अगर कंपोनेंट बी है हमारे पास तो बी के क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, टोटल जो है कंपोजिशन क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किए जा सकते हैं, अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन जो वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं इजिली। ठीक है, इसके बाद हमने स्टडी किया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute divided by mass of solution, mass of solution और volume of solution जो भी है whatever be applicable into 10 raised to power 6 ppm में आपके पास वैल्यू जो वो आ जाएगी। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में भी जो वो कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हो गए, कौन कौन से, मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, उसके बाद मोलैरिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद नॉर्मेलिटी आ गई, मोलैलिटी आ गई। ठीक है, और उसके बाद हमने स्टडी किया जैसे मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने स्टडी किया था, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म इट्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अगर वो इजिली मिसेबल है, इजिली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर दूसरा जो केस हम देख रहे हैं, गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जा सकता है, तब भी सोल्यूशन जो फॉर्म हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे फैक्टर्स हमने जो डिस्कस किए थे। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, गैसेस के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ओवर लिक्विड यहाँ पे हमने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent is directly proportional to the pressure across it. M is directly proportional to P. Mass of a gas or amount of a gas dissolved in a given mass of a solvent is directly proportional to the pressure across it. ठीक है, अब मास को अगर मैं मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट आ जाता है हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली amount of a gas dissolved in a given mass of a solvent is directly proportional to pressure across it. M is directly proportional to pressure across it. अब मास को अगर मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख रहा हूं तो x is directly proportional to P, and from here x is equal to what? अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, then that is k dash एंड P, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, 1/k डैश इनटू x, एंड P इज इक्वल टू kHx, वेयर kH इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। और यहां से अगर हम देखें तो kH की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1/k डैश के इक्वल आ रही है। ठीक है, kH क्या है यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट है।
डिफरेंट गैस के लिए इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हेनरीज लॉ की आप जो है वो स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म जो लिख सकते हो कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा किसी गैस का, ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी इन अ लिक्विड। ग्रेटर द प्रेशर ग्रेटर विल द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस ओवर अ लिक्विड। ठीक है, तो प्रेशर जो है गैसेस की सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, विद इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये तो था हेनरीज लॉ। अब इसके बाद हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस थी। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में हमने स्टडी किया था इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। अगर लंग्स की फंक्शन में देखें तो क्या होता है, जैसे हम एयर ऑक्सीजन जब वो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लंग्स में क्या होगी, ज्यादा होगी। वो ऑक्सीजन जब वो ब्लड के साथ इजिली कंबाइन करेगी, क्या फॉर्म कर देती है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो फॉर्म कर देती है। वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो फ्लो करता है और कहाँ जाएगा, वो सेल्स में, टिश्यूज में, सेल्स में जाता है। ठीक है, सेल्स में जो रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और वहां पे जो ब्लड है, ब्लड विल हैव ग्रेटर अफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पे ब्लड ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, किसी भी गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है तो उनमें जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है अंडर हाई प्रेशर। पर्पस क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि ज्यादा अमाउंट जो कार्बोनिक एसिड का बने। ठीक है, अब एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो वो कम होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट जो वो कम होता है, तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड सिकनेस और माउंटेन सिकनेस भी बोलते हैं। सी डाइवर जब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर गैस का जो वो कम होता है नीचे। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जो है, और गैसेस का जो फ्लो है, जो इनहेलेशन है और गैसेस एक्सचेंज है प्रॉपर वे में हो सके, इसलिए जो वो एक्सेस प्रेशर जो रिक्वायर्ड है, ज्यादा प्रेशर जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इसके बाद हम स्टडी करते हैं रोल्स लॉ। और रोल्स लॉ की अगर बात करें तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर हम रोल्स लॉ की बात करते हैं, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर देखें हम, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। अब जैसे कोई सोल्यूशन है, सपोज दिस इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, ए जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है और बी क्या है, हमारे पास सॉल्यूट है। ये दो कंपोनेंट्स जो वो सोल्यूशन के। ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। PA, vapor pressure of component A is equal to P naught A, vapor pressure of component A in pure state multiplied by its mole fraction, that is XA. इसी तरह से vapor pressure of component B is equal to P naught B XB, and vapor pressure of solution is equal to PA plus PB, and PS is equal to P naught A XA plus P naught B XB. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब ये जो रोल्स लॉ है ये किसके केस में है, जब दोनों के दोनों कंपोनेंट के हैं, सॉल्वेंट भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, सॉल्यूट भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, एंड वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर की अगर बात करें, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो लिक्विड के वेपर्स हैं, ठीक है, वो इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दिस प्रेशर exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid is known as what, vapor pressure। ठीक है, तो यहां पे ये कौन सा केस बन जाता है, when both the components
वॉलेटाइल इन नेचर, वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है, ये केस बन गया। दूसरा केस बन जाता है when only one component is volatile in nature, A जो है वो वॉलेटाइल है और जो B जो है दैट इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो अब देखो जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो तो इवेपोरेट ही नहीं हो रहा है, वो तो वेपराइज ही नहीं हो रहा है, डेफिनेटली वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का दैट इज मेनली ड्यू टू द कंपोनेंट ए दैट इज PA, और PA की वैल्यू आप लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A XA, ठीक है। और इसको अगर मोल फ्रैक्शन के साथ B के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करना है देन PA इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB। आगे इसको लिखा जा सकता है PS इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया P नॉट A माइनस P नॉट A XB, ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB, ठीक है। सो दिस इज केस 2 Raoult's law when a non volatile solute is added to a volatile solvent, तब ये Raoult's law है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सिंपल सी डेफिनेशंस थी, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो Raoult's law को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जो Raoult's law को ओबे नहीं करते हैं, सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस ओबे Raoult's law, ठीक है। अगर Raoult's law को ओबे करते हैं इट मींस आइडियल सॉल्यूशन के केस में PS विल बी इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB एंड PA की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू P नॉट B XB, ठीक है। Raoult's law यही है और इसी लॉ को ये क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशंस। अगर हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जो डेल्टा H मिक्सिंग है, हीट चेंज अपॉन मिक्सिंग, दैट विल बी इक्वल टू 0। साइमल्टेनियसली डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो भी क्या होगा इनके केस में, दैट विल बी इक्वल टू 0, मींस देयर विल बी नो चेंज इन द हीट चेंज, और हीट चेंज में जो है वो कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू जो है 0 होगी एंड डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम भी जो है वो भी क्या है, इसके केस में 0 है। एंड अगर हम ग्राफिकल वेरिएशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जो ग्राफिकल वेरिएशन होगी, आइडियल सॉल्यूशन के केस में ग्राफिकल वेरिएशन जैसे XA है, XA 1 है यहाँ पे, XB 1 है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहाँ पे 0 है, XA का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया कि ये कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट A जो है ये ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल है तो डेफिनेटली इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास PS इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, और ये आ गया आपके पास PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, और ये आ गया आपके पास PB दैट इज इक्वल टू P नॉट B XB, ठीक है। तो ये तो आ गया किसके केस में, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। अब दूसरे आते हैं आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विल नॉट ओबे Raoult's law। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में PS विल नॉट बी इक्वल टू, दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट केस बन जाता है आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में PS इज नॉट इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स B एंड PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A एक्स A, PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B एक्स B, ठीक है। एंड डेल्टा H मिक्सिंग is not equal to 0 and delta V mixing is not equal to 0, ठीक है। और अगर ग्राफिकल वेरिएशन देखें तो दो तरह की वेरिएशन जो इनके केस में ऑब्जर्व हो जाती है। अब ये तो एक्सपेक्टेड था आइडियल बिहेवियर, ये आ गया P नॉट A आ गया यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो तरह की वेरिएशन जब हो सकती है, ये सारा अपवर्ड में आ रहा है और यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में जो है वो आ रहा है इस तरह से। तो यहां पे बन जाएगा आपके पास PS इज ग्रेटर देन P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B और PA इज ग्रेटर देन P नॉट A एक्स A, PB इज ग्रेटर देन P नॉट B एक्स B, ठीक है। ये अब यहीं पे पॉसिबिलिटी बन जाती है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं PS इज ग्रेटर देन P नॉट A एक्स A, PA is greater than P naught A x A and PB is greater than P naught B x B, ठीक है। दूसरा केस, इसके केस में क्या बन जाएगा, PS is less than P naught A x A and PB is less than P naught B x B and A की अगर बात करें इट इज लेस देन P नॉट A एक्स A, ठीक है। ये केस बन जाएगा इसके केस में। दो तरह की डेविएशन जब हो सकती है। सो ये जो है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं और ये जो है ये किस तरह की डेविएशन शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन जो वो शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, ठीक है। सो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स आर नोन एज दोज मिक्सचर्स व्हिच विल बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दीज आर आल्सो नोन एज व्हाट, एज़ोट्रॉप्स। दो टाइप के हो सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के केस में जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लेस देन द प्योर सोल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के केस में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी ग्रेटर देन द प्योर सोल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम स्टडी की हैं। पहली कौन सी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, द प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टडी की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल थी, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, ठीक है। और अगर हमें यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाता था, MB वाज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इंटू WA। दिस वॉज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये जो टर्म है
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, सॉल्यूट का। दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमारे पास क्या था, डेल्टा टीबी वाज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है, और डेल्टा टीबी वाज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। यहां से हम एमबी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एमबी को इस साइड ले आओ, डेल्टा टीबी को इस साइड ले आओ। सिमिलरली थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास दैट वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। केस वही था जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से अब देखो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, इंक्रीज करेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, एंड दूसरी जो फॉर्म आ जाएगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। इसके बाद फोर्थ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो थी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने किस सिंबल से डिनोट किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर वाज डिनोटेड बाय अ सिंबल पाई। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो था दैट वाज इक्वल टू CRT, एंड पाई जो है कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स WB अपॉन MB, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम था WB इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय MB इंटू V। तो यहाँ से हम MB फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा WB इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय पाई इंटू V, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियो था। डिटेल में आपको जो है प्रीवियस 7 लेक्चर जितने भी हैं तो डिटेल में आपको जो है हर टॉपिक जो है वो डिटेल में समझा रखा है। ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए था ताकि आप एक वीडियो देख के आपके माइंड में ये चीज रहे कि हाँ इस चैप्टर में हमने ये चीजें जो है वो पढ़ रखी हैं, ठीक है। और एक ही वीडियो से आपका मैक्सिमम जो फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलेज जो है वो रिवाइज हो जाएं, सारे के सारे कंटेंट्स जो है वो रिवाइज हो जाएं। बट सबसे ज्यादा जरूरी है आप खुद भी कोशिश करें। अगर आप हर दिन जो है थोड़ा थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको जो है आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि बंच में जो है लास्ट मोमेंट पे अगर आप जो है कि सब कुछ पढ़ लोगे देन डेफिनेटली you will face problem in understanding the concepts, and definitely you will say that कि we are unable to understand the concept. So it is advisable to all the students कि जो भी कंटेंट्स आपको करवाए जाते हैं आप उन कंटेंट्स को जो है थॉरली जो है वो रिवाइज करें, ठीक है। एक बार अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है उस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप जो है वो रिवाइज करें, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका टेस्ट होगा, टेस्ट की डेट जब आपको बता दी जाएगी। थैंक यू।